नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह एक दिल दहलाने वाली जो खबर आई थी, उसकी गूंज अभी भी पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज टर्की में भयानक भूकंप आया। इस भूकंप से टर्की के आसपास सीरिया, लेबनान, साइप्रस और इजराइल तक की धरती हिल गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में अकेले टर्की में 2300 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और आशंका इस बात की है कि टर्की में मरने वालों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। टर्की में कुछ घंटों के अंतर पर एक के बाद एक 2 भूकंप आए और उसके बाद 40 से ज्यादा आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। लोगों में खौफ है और दुख की बात है कि टर्की में भूकंप का पहला झटका सुबह करीब 4 बजे आया, जिस वक्त पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था। लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद जब लोग संभलने की कोशिश कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त एक बार धरती फिर हिली, तेजी से हिली और दूसरे झटके में वो बिल्डिंग भी ढह गई जो पहले झटके में बच गई थी या आधी टूटी थी। टर्की में भूकंप का जो पहला झटका आया, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई, जबकि दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का 7.5 तीव्रता का था। टर्की की अर्थव्यवस्था पहले से खस्ताहाल है और भूकंप ने देश को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। टर्की, सीरिया, लेबनान जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनमें से सबसे पहले टर्की को भारत ने मदद करने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना मांगे मुसीबत वक्त टर्की को सहायता भेजी। ये तीनों देश मुस्लिम बहुल हैं। टर्की तो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए कई लोगों ने कमेंट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप की तबाही झेल रहे देशों का, मुसीबत में फंसे लोगों का मजहब नहीं देखा। टर्की के लोगों से मोदी ने क्या कहा, ये मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि टर्की में जो तबाही हुई वो किस कदर हुई, कितनी तबाही हुई। जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त कैसा मंजर था, कैसे बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई दिखाई दी। सुबह के वक्त जब अर्थक्वेक आया, उसकी तीव्रता 7.8 थी, 7.8, और भयानक बात यह थी कि यह भूकंप कुछ सेकंड्स के लिए नहीं आया। लोगों का कहना है कि धरती करीब 1.5 मिनट तक हिलती रही, इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हिलने लगी और इमारतें एक के बाद एक ढहने लगी। क्योंकि शहर में पावर सप्लाई ऑन थी, कुछ बिल्डिंग्स बिजली के तारों पर गिरी, इसलिए पूरे इलाके में करंट फैल गया। लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। एजेंसीज के मुताबिक भूकंप का जो पहला झटका आया, उसका सेंटर साउथ टर्की के कैमार्श में था। यह जलजला इतना भयानक था कि इससे पूरा टर्की हिल गया। टर्की के अलावा सीरिया, लेबनान, साइप्रस और इजराइल में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि देश में भूकंप से इतनी बड़ी तबाही 1939 के बाद कभी नहीं हुई। ज्यादातर लोगों को घरों से निकलकर भागने का मौका ही नहीं मिला। जो लोग नीचे की मंजिलों पर थे वो घरों से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ये लोग जैसे ही घर से बाहर निकले, उनके पीछे धुएं और मिट्टी का गुबार था, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स कुछ ही पलों में धराशायी हो चुकी थी। भूकंप के बाद टर्की की इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हो गई। आर्मी को भी राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया, लेकिन जब राहत और बचाव का काम चल रहा था, उसी बीच पहले झटके के करीब 9 घंटे बाद एक और भयानक भूकंप आया।
रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 थी, 7.5। दूसरे भूकंप का एपिसेंटर साउथ टर्की के एल्बिस्तान जिले में था। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि दूसरा झटका पहले भूकंप का आफ्टरशॉक नहीं था, यह अलग से आया भूकंप था। दो बड़े ज़लज़लों के बाद टर्की में कम से कम 40 आफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए। भूकंप के एक के बाद एक 40 से ज्यादा झटकों ने टर्की के एक बड़े इलाके को झकझोर डाला। राजधानी अंकारा के अलावा गाजियाटेप, उस्मानिया, नूरदगी समेत कम से कम 10 सूबे भूकंप से बुरी तरह तबाह हो गए। भयंकर भूकंप आने के बाद टर्की में इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट की टीमें फौरन राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि अभी भी भूकंप से गिरी इमारतों के मलबे में हजारों लोग फंसे हुए हैं। अल्लाहू अकबर! आज सुबह 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र पजारचिक के कारामना मारास में था। इसे कहमान मारश के अलावा हैते, गाजियानटेप, उस्मानिया, अदियामन, मरातिया, शनलुर्फा, अदना, दियारबकर और किलिस सूबे प्रभावित हुए हैं। 7.4 का जलजला भयंकर तबाही लाने वाला होता है। हमारे सारे गवर्नर काम पर लगे हुए हैं। हमारे अर्धसैनिक बल, पुलिस, फौज, तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन टीमें, रेड क्रिसेंट की टीमें और राहत और बचाव की टीमें तुर्की के अलग अलग इलाकों में लोगों की मदद कर रही हैं। दूसरे इलाकों से भी राहत और बचाव टीमें भेजी जा रही हैं। दो बड़े बड़े भूकंप आने से और 40 आफ्टरशॉक से साउथ टर्की के 8 से ज्यादा सूबे तबाह हो गए हैं। सैकड़ों नई पुरानी इमारतें ढह गई हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, सैकड़ों साल पुराने किले सब इस जलजले की जद में आ गए। टर्की की सरकार ने बताया कि अर्थक्वेक से 3000 इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के एपिसेंटर गाजियाटेप में 2500 साल पुराना रोमन साम्राज्य के दौर का एक किला भी तहस नहस हो गया। ग्राउंड पर मौजूद लोगों के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाकों में से एक भी इमारत ऐसी नहीं है जिसको नुकसान ना हुआ हो। कई इमारतें तो जलजले के वक्त ही ढह गई थी। कुछ बिल्डिंग को भूकंप के तगड़े झटकों से बहुत नुकसान हुआ और वो बाद में गिर गई। इनके मलबे में हजारों लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। इससे टर्की में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आज तड़के 4:17 पर 1939 के भूकंप के बाद सदी की सबसे बड़ी तबाही का झटका झेला है। इस भूकंप का केंद्र पजारचिक में था और इसकी तीव्रता 7.8 थी। इसका असर बहुत बड़े इलाके पर महसूस किया गया। अब तक हमारे 1000 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हम अब तक करीब 3000 लोगों को मलबे से बाहर निकाल चुके हैं। दो भयंकर जलजलों के बाद टर्की में चीख पुकार मची हुई है। राहत और बचाव अभियान को तेज करने के लिए टर्की की फौज ने एक एयर कॉरिडोर बनाया है, जिससे मलबे से निकाले गए लोगों को इलाज के लिए फौरन सुरक्षित शहरों तक ले जाया जा सके। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए छोटे प्लेन भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा आपदा राहत के लिए टर्की के पड़ोसी देशों ने टीमें भेजनी शुरू की हैं। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने ऐलान किया कि वो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए अपनी यहां से टीमें भेज रहे हैं। टर्की के करीबी यूरोपीय देश बल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक के अलावा फ्रांस, हॉलैंड और पोलैंड ने भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं। टर्की के दुश्मन इजराइल ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में जब कोई आफत आती है तो पुरानी बातें भूलकर सबको दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसलिए इजराइल भी मुसीबत के वक्त टर्की और सीरिया की मदद करेगा। तुर्की में बेहद भयंकर भूकंप आया है।
इसका असर दूसरे इलाकों पर भी हुआ है। तुर्की की सरकार की गुजारिश पर मैंने बचाव टीमें और राहत सामग्री भेजने का निर्देश दिया है। पूरी दुनिया में आमतौर पर यही होता है, लोग ऐसे ही अपने पास पड़ोस के लोगों की मदद करते हैं। चूंकि इस भूकंप से सीरिया में भी बहुत से लोग चपेट में आ गए, तो तुर्की के अलावा मैंने सीरिया के लोगों की भी मदद का निर्देश दिया है। टर्की भारत के दोस्त मुल्कों में नहीं है, इसके बावजूद मुसीबत के वक्त भारत ने सबसे पहले टर्की की मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए एनडीआरएफ की 100 मेंबर की टीम भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा टर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत राहत का सामान भी भेजेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टर्की में मची तबाही पर दुख जताया और मदद का भरोसा भी दिया। इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। टर्की में आए भयंकर भूकंप का एपिसेंटर सीरिया बॉर्डर के काफी नजदीक था, इसलिए भूकंप से सीरिया में भी काफी तबाही हुई है। यह सीरिया के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप है। अलेप्पो, लताकिया और हामा शहरों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सीरिया में 800 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि घायलों की संख्या का अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। पहले ही जंग से बर्बाद हो चुके सीरिया में भूकंप ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। वहां लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह यह है कि भूकंप से सीरिया के जो इलाके प्रभावित हैं, उनमें से कुछ पर बागियों का कब्जा है और कुछ राष्ट्रपति बशर अल असद के डायरेक्ट कब्जे में है। खुद असद के पास इन इलाकों पर राज करने की ताकत नहीं है। वो रूस और ईरान की मदद से यहां पर अपनी हुकूमत चलाते हैं। ऐसे में भूकंप ने सीरिया के उत्तरी इलाकों के बाशिंदों की मुसीबतें बहुत बढ़ा दी हैं। तबाह हो चुकी इमारतों से लोगों को निकालने के लिए धीरे धीरे राहत और बचाव टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल बागियों के कब्जे वाले इलाकों में है। इन इलाकों में कुछ एनजीओ की टीमें पहुंची हैं, लेकिन उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जिनकी मदद से धाराशायी हो चुकी बिल्डिंग्स में फंसे लोगों को निकाला जा सके। हम मलबे में दबे बहुत से लोगों को निकाल पाने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सिविल डिफेंस और दूसरी सरकारी एजेंसियां और यहां तक कि फौज भी हमारी मदद कर रही है। सीरिया में कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भूकंप पीड़ितों की मदद में लगे हैं। व्हाइट हेलमेट, रेड क्रॉस और कुछ एनजीओ मलबे में फंसे लोगों को निकालकर हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। पिछले करीब 1 दशक से जारी जंग की वजह से सीरिया में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स पहले ही तबाह हो चुके हैं। आर्मी मोर्चे पर तैनात है, इसलिए आर्मी भी मोर्चे से हटकर लोगों की मदद नहीं कर सकती। अब वहां के लोग भगवान भरोसे हैं। عندي 3-4 أولاد وزوجتي وأنا كنا موجودين في البيت ونايمين بأمان। मेरे 4 बच्चे और बीवी घर में आराम से सो रहे थे। हमने भूकंप के झटके महसूस किए और तुरंत उठ गए, क्योंकि झटका बहुत तेज था। हम एक 4 मंजिला इमारत में तीसरे फ्लोर पर रहते हैं। हमने भूकंप का झटका महसूस किया। ये बहुत जबरदस्त था, तो हमने अपने बच्चों को जगाया और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ तुरंत घर के दरवाजे की तरफ भागा। हमें पता था कि ऐसे हालात में घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही हम इमारत की गेट पर पहुंचे, वो पूरी तरह ढह गई। मलबा मेरे ऊपर ही गिर गया। हमें तो अल्लाह ने बचाया, क्योंकि लकड़ी का एक दरवाजा हमारे ऊपर गिर गया था। मेरे बच्चे यहाँ अस्पताल में हैं। मेरे सिर और चेहरे पर चोट लगी है। मेरी बच्ची को तो कोई चोट नहीं आई। मेरी बीवी के सिर और चेहरे पर चोट आई है। अल्लाह का शुक्रिया
कि हम यहाँ आ गए और इलाज हो रहा है। इमारत की 4 मंजिलें थी और बाकी के 3 मंजिलों के लोग भी बच गए। अल्लाह के करम से ये मेरा दूसरा जन्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु लहोन। वैसे तो भूकंप एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे एडवांस में जानना संभव नहीं है। इसलिए ना तो कोई चेतावनी दी जा सकती है, ना कोई तैयारी की जा सकती है। और टर्की में जिस तरह से एक के बाद एक भूकंप आए, उन्हें प्रिडिक्ट करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। लेकिन टर्की के भूकंप को लेकर एक प्रिडिक्शन का मैसेज काफी वायरल हो रहा है। एक डच एक्सपर्ट ने 3 दिन पहले टर्की के भूकंप की भविष्यवाणी करने का दावा किया है। नेदरलैंड के रिसर्चर फ्रैंक हुगरबीट्स ने 3 फरवरी 2023 को ट्वीट किया था कि जल्दी या बाद में टर्की, जॉर्डन और सीरिया के इलाकों में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। अब वैज्ञानिक इस भविष्यवाणी को एग्जामिन करेंगे, लेकिन फिलहाल सबका ध्यान उस तबाही पर है जो इस भूकंप से हुई है। और पहली कोशिश यह है कि भूकंप में फंसे लोगों को कैसे बचाया जा सके। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि नरेंद्र मोदी इस काम में मदद के लिए सबसे पहले आगे आए। उन्हें भूकंप की त्रासदी को हैंडल करने का खासा अनुभव है और जब जब किसी देश में भूकंप जैसी आपदा आती है तो आगे बढ़कर मदद करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो टर्की के मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, जो दुश्मन देश हैं, इजराइल जैसे मुल्क, वो भी मदद के लिए आगे आए हैं। अब बात करते हैं अपने देश की सियासत की। आज राहुल गांधी ने संकेत किया कि जब तक सरकार अडानी के मामले में कांग्रेस की बात नहीं मानेगी, तब तक कांग्रेस पार्लियामेंट को नहीं चलने देगी। कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि सरकार पुरानी परंपरा को तोड़कर राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में चर्चा कराए। अडानी पर लगे इल्जामात पर नरेंद्र मोदी जवाब दें। सरकार ने साफ कर दिया कि चर्चा हर मुद्दे पर होगी। हो सकती है सरकार हर इल्जाम का जवाब देने को तैयार है, तो जवाब देगी, लेकिन पहले विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करवाए। चर्चा के दौरान विरोधी दल जो चाहे मुद्दा उठाएं, सरकार सबका जवाब देगी। लेकिन सरकार का कहना है कि यह जिद नहीं मानी जा सकती कि एक विदेशी कंपनी की रिपोर्ट पर, एक बिजनेस हाउस पर लगे इल्जामात पर सरकार सबसे पहले चर्चा कराए और जवाब दे। हालांकि बड़ी बात है कि कांग्रेस की जिद के कारण अब विरोधी दलों में भी दरार पड़ने लगी है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो सदन में हंगामे के बजाय चर्चा कराना चाहती है। सदन में नारेबाजी के बजाय सरकार से सवाल पूछकर जवाब लेने के पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और केसीआर की बीआरएस और आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़े हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने देंगे। असल में कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मोदी के खिलाफ एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट किए। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, जम्मू, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे तमाम शहरों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। कहीं कहीं पोस्टर लहराए गए, कहीं पुतले जलाए गए। लागू करो, लागू करो, लागू करो। कहीं कहीं मौन जुलूस निकाले गए, कहीं पुलिस के साथ हाथापाई हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश तो की। लागू करो, लागू करो। एक तरफ सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ संसद में कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। रोज की तरह आज भी एडजर्नमेंट मोशन के नोटिस दिए गए। नोटिस मंजूर नहीं हुए तो हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी ने कहा वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि सरकार अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। चर्चा होगी तो बहुत से राज खुल जाएंगे, इसलिए सरकार विपक्ष की मांग को मान नहीं रही। आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अडानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से
ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। सरकार की तरफ से जवाब दिया केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने। निरंजन ज्योति ने कहा, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष जो चाहे मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्ष संसद में बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा करना है। देश का दुर्भाग्य है, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जबकि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा न हो। जो भी विषय है, विपक्ष हमेशा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विषय रखता है और सरकार उस पर जवाब देती है। सरकार पूरी तरह तैयार है और मैं मानती हूँ कि एक तरह से एक ऐसे समाज से वो महिला आती हैं जो राष्ट्रपति बनी है, दबे कुचले समाज से, और उस पहली बार उनका बजट अभिभाषण हुआ है और उस अभिभाषण को जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अपमान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सरकार उनकी मांग के मुताबिक ही चर्चा कराए। सारा कामकाज रोककर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आरोपों पर चर्चा हो। पी चिदम्बरम से लेकर दिग्विजय सिंह तक सबने आज यही बात कही कि पहले अडानी के मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके बाद ही पार्लियामेंट में कोई दूसरा काम होने दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि अडानी की कंपनियों पर लगे आरोपों पर चर्चा हो, इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया है? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। इस मामले में कांग्रेस की डिमांड को 3 पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, केसीआर की बीआरएस और लालू यादव की आरजेडी। ये तीनों पार्टियां भी पार्लियामेंट का कामकाज रोककर पहले अडानी के मसले पर चर्चा कराना चाहती हैं। आज बीआरएस की नेता के कविता ने कहा, सरकार सदन में अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराए, अडानी की कंपनियों की जांच के लिए जेपीसी बनाए, तभी इस मामले की हकीकत सामने आएगी। अडानी जी का जिस तरीके से शेयर वैल्यू गिर रहा है, अडानी जी का जिस तरीके से कंपनी का दिन ब दिन जो वैल्यू गिरते जा रहा है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इसका एक्सपोजर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हर जगह आप देखिए, एसबीआई या तो जिसने एलआईसी ने जितने शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे देखेंगे तो आप किसी आदमी का, किसी कंपनी का जनवरी 23 से लेके अब तक आधा से ज्यादा वैल्यू गिर जाता है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोब करना चाहिए। शेयर वैल्यू अडानी जी का जनवरी 23 में 3600 रुपीज के आसपास था, 3436 था। आज के डेट फरवरी 6 पे उनका शेयर वैल्यू 1483 रुपीज को गिर गया है। इस पे जरूर प्रोब होना चाहिए। हमारी डिमांड है बीआरएस पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए, जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे, तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए।
आज इस मामले में एक और बात यह सामने आई कि कांग्रेस की जिद को कई ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट नहीं है। ये पार्टियां तो परेशान हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस अपना रास्ता अलग कर चुकी है। आज टीएमसी के सीनियर सांसद डेरेक ओब्रायन ने सुबह सुबह ट्वीट किया कि विपक्ष का विरोध जारी रहेगा और हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखेंगे। इसके बाद कोलकाता में टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कह दिया कि इतने दिन तक प्रदर्शन और विरोध से मैसेज क्लियर हो गया कि अब पार्लियामेंट में चर्चा भी होनी चाहिए, हाउस भी चलना चाहिए। कुणाल घोष ने कहा कि जब संसद में डिबेट होगी तो विरोधी दल भी अपनी बात रख सकेंगे, लेकिन कांग्रेस तो अचानक नींद से जागती है और बॉयकॉट चिल्लाने लगती है। ऐसे में बीजेपी का मुकाबला कैसे होगा? इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट एमपीज हैं, निर्दलीय सांसद, वो भी सदन में हंगामे से परेशान हैं। इनमें से एक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा, जो नए एमपीज हैं वो बहुत तैयारी करके सदन में आते हैं, लेकिन जब इस तरह के हंगामे के कारण पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद होता है तो दुख पहुंचता है। ऑपोजिशन ने सिर्फ मुद्दा बनाया हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस नहीं चलने देना है। जो हित में ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस पर चर्चा ना हो जाए, कहीं लोगों को इसका बेनिफिट ना मिल जाए, इसलिए ये चर्चाओं को अपोज करके, अगेंस्ट करके ये आंदोलन पे आंदोलन, बहस। मुझे लगता है पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप हाउस चलने दीजिए, आपकी जो डिमांड होगी, आपकी जो चर्चा होगी, आप प्रेसिडेंशियल स्पीच के माध्यम से आप फ्लोर पे आइए, हम आपको सुनेंगे। पर उनका ये लक्ष्य नहीं है, उनका सिर्फ हंगामा करना ही लक्ष्य रहा है। तो मुझे लगता है हम जो तैयारी करके आते हैं, पहली बार है पार्लियामेंट में, पर इस तरीके का चित्र पार्लियामेंट में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। जो लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, असल में उनका मकसद न तो सच्चाई को सामने लाना है, न उनको एलआईसी की चिंता है, न एसबीआई की फिक्र है। वो सिर्फ अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं, वरना एलआईसी और एसबीआई दोनों अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुके हैं। साफ साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि अडानी की कंपनियों में एलआईसी ने 1% से भी कम इन्वेस्ट किया है और जितनी पूंजी इन्वेस्ट की थी उसकी वैल्यू इस वक्त भी करीब 2 गुनी है। एसबीआई ने भी कहा है कि उसने कुल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% अडानी की कंपनियों में लगाया है और उसका पूरा इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सेफ है। अब जो लोग कह रहे हैं कि अडानी का शेयर लगातार गिर रहा है, शेयर गिरने से लोगों को नुकसान हो रहा है और चूंकि अडानी की कंपनियों ने कर्ज के बदले अपने शेयर गिरवी रखे हैं, इसलिए जिन बैंकों ने शेयर के बदले लोन दिया है उनका भी नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में गौतम अडानी ने आज एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी कंपनियों के कर्ज के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्री पेमेंट करने का ऐलान किया, जिससे वो कंपनियों के शेयर वापस ले सकें और मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा हो। अब मुझे लगता है कि अडानी जो कर सकते हैं कर रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट है, लेकिन मुश्किल यह कि राहुल गांधी हो या केसीआर, उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका निशाना नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री हैं। ये लोग कन्विंस्ड हैं कि अडानी के नाम पर मोदी को घेरा जा सकता है और इस मामले में सारे विरोधी दलों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने इन सबको जवाब दिया। टुमकुर में एचएएल के एक बड़े हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि कुछ लोग पहले एचएएल का हवाला देकर झूठ फैलाते थे, पार्लियामेंट में हंगामा करके वक्त बर्बाद करते थे, लेकिन झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता, सत्य पराजित नहीं होता, हकीकत एक न एक दिन सामने आ जाती है। मोदी ने यह बात क्यों कही, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मोदी की बात सुन लीजिए। जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी ने झूठा किसे कहा और क्यों कहा। जैसे राहुल गांधी आज अडानी का नाम लेकर मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल डील को लेकर इल्जाम लगाते थे। उस वक्त अंबानी का नाम लेते थे। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सरकारी कंपनी HAL से प्रोजेक्ट छीनकर अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया। फ्रांस के साथ गुपचुप डील कर ली, HAL को बर्बाद करने की साजिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी की जुबान बंद कर दी। राहुल को तो सुप्रीम कोर्ट से लिखकर माफी मांगनी पड़ी। उस वक्त पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण ने बताया था कि कैसे उन्होंने घाटे में चल रही HAL को नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, कैसे उसे मेक इन इंडिया का हिस्सा बनाया। उसके बाद राहुल गांधी HAL में धरना देने पहुंच गए थे। HAL के कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन आज मोदी ने बता दिया कि यही HAL अब सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनाएगी। HAL के हेलीकॉप्टर दुनिया के तमाम देश खरीदेंगे। हमारी आर्मी भी आत्मनिर्भर बनेगी। हालांकि इन बातों का राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा, न फर्क पड़ेगा। वो इसके बाद भी इल्जाम लगाते रहेंगे। इस मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी मोदी का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि केजरीवाल खुद को मोदी के चैलेंजर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। उनकी पार्टी पर भी, उनके मंत्रियों पर भी कई तरह के इल्जाम लगे हैं जिनकी सफाई देना मुश्किल हो रहा है। और आजकल दिल्ली में मेयर के इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। MCD इलेक्शन के नतीजे आने के बाद 1 महीना हो गया, मेयर का इलेक्शन नहीं हो पाया। आज भी MCD के मेयर का इलेक्शन होना था, लेकिन हंगामा हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मजेदार बात है कि मेयर का इलेक्शन न हो पाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती रही। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के तीनों चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और ये तीनों चुनाव में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद भी वोट डालेंगे। इस बात पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया। सदन में नारेबाजी शुरू हुई तो बीजेपी के पार्षदों ने भी नारेबाजी की और इसके बाद हंगामा और बढ़ गया जब सत्या शर्मा ने विधानसभा स्पीकर की तरफ से नॉमिनेटेड आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को सदन से बाहर जाने के लिए कहा।
इन दोनों विधायकों को आपराधिक मामलों में सजा हुई है। पीठासीन अधिकारी के ऐलान पर आम आदमी की पार्टी और बीजेपी के पार्षद आमने सामने आ गए और मेयर का इलेक्शन एक बार फिर टल गया। बड़ी बात यह कि कल तक दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर इल्जाम लगा रही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज एलजी के आदेश का हवाला देकर कहा कि जब पीठासीन अधिकारी एलजी की बात भी नहीं मान रहा तो क्या होगा। संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी के पार्षद चाहते थे मेयर का चुनाव हो, लेकिन हार के डर से बीजेपी ऐसा नहीं होने दे रही। संजय सिंह ने कहा कि अब वो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और 3 चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी, यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा? क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहां हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहां से हम लोगों को न्याय मिलेगा। असल में आम आदमी पार्टी को 3 बातों पर एतराज है। पहला, एल्डरमैन को वोट डालने का हक क्यों दिया जा रहा है जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन एक साथ क्यों हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और तीसरा, उन विधायकों को वोट डालने से क्यों रोका जा रहा है जिन्हें 2 साल से कम की सजा हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन का रूल सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अखिलेश त्रिपाठी को 6 महीने और संजीव झा को 3 महीने की सजा हुई है। दोनों की सजा पर कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। ऐसे में उन्हें वोटिंग से रोकना गलत है। मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल की पार्टी के दोनों विधायकों को 2015 बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है और इस मामले में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। बीजेपी का कहना है कि सजा के बाद ये विधायक गैर कानूनी तरीके से एमसीडी चुनाव की वोटिंग में हिस्सा लेने गए। जहां तक एल्डरमैन की वोटिंग का मसला है तो बीजेपी का दावा है कि कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। पहले एल्डरमैन ने मेयर चुनाव में इसलिए वोट नहीं डाला क्योंकि उनकी नियुक्ति मेयर चुनाव के बाद होती थी। इस बार मेयर का इलेक्शन बाद में हो रहा है, इसलिए एल्डरमैन को वोट डालने का हक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आज से पहले कोई एल्डरमैन ने अगर मेयर के लिए वोट नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला था? क्योंकि मेयर का इलेक्शन हमेशा चुनाव के सबसे पहले होता है और जो एल्डरमैन होता है वो हमेशा हाउस के बीच में चुना जाते थे। एल्डरमैन 1 साल 6 महीने के बाद में चुने जाते थे, उससे पहले हमेशा मेयर का इलेक्शन हो जाता था। मगर इस बार क्योंकि एल्डरमैन भी इलेक्शन के तुरंत बाद को चुन लिए गए हैं और मेयर के इलेक्शन से पहले चुन लिए गए हैं, इसलिए उनको पूरा अधिकार है कि वो मेयर के इलेक्शन में वोट डालें। कोर्ट ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा और एक्ट इसके ऊपर में साइलेंट है। इसलिए पीठाधीश अधिकारी का ये फैसला है और वो आखिरी फैसला है कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट डाल सकता है। एक तो एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा, दूसरा कि जो उनके क्रिमिनल एमएलए हैं जिनको कोर्ट से सजा हो चुकी है, जिनको जेल होना चाहिए और जिनको पुलिस उनके इलाकों में ढूंढ रही है, वो मेयर के इलेक्शन में वोट डालने के लिए आए हुए हैं। इसके ऊपर हमने ऐतराज उठाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि यह सब बेकार की बात है। उनका कहना है कि बीजेपी किसी भी तरह से अपना मेयर बनवाना चाहती है। आज मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी चुनाव में हार गई, अब अफसरों के जरिए एमसीडी को कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए बीजेपी मेयर का इलेक्शन नहीं होने दे रही। भारतीय जनता पार्टी आज ठान के आई थी कि मेयर का इलेक्शन करना नहीं है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने
कुछ नहीं बोला और कहा कि मेयर का इलेक्शन कराओ, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्होंने शोर मचवा के और बिना किसी बात के फिर से एडजॉर्न कर दिया। ये है क्या मामला? ये मामला सारा यह है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। सबको पता है कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका। वहीं बीजेपी का कहना है कि नंबर्स आम आदमी पार्टी के पास है, मेयर भी उनका होगा, लेकिन पता नहीं क्यों आम आदमी पार्टी मेयर का इलेक्शन टालना चाहती है। बीजेपी के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा वो तो मेयर चुनाव के लिए आए थे लेकिन चुनाव नहीं हो सका। अब जिस दिन अरविंद केजरीवाल चाहेंगे उसी दिन दिल्ली को नया मेयर मिलेगा। आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी यहाँ पे कॉर्पोरेशन में मिली है, इलेक्शन होगा तो उनका मेयर जरूर चुना जाएगा, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है। मेरे को तो नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर्स है, तो नंबर्स जब ज्यादा है तो नहीं चुने, लेकिन फिर भी वही लोग मेयर का चुनाव रोक रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट बात है। अगर हाउस की चेयरमैन कह रही है कि भाई आज मैं मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव सब एक साथ कराऊंगी, एक बार आदमी वोट डालने के लिए जाएगा, सबके अलग अलग बक्सों में 3 जगह डाल देगा, इसमें अब नॉर्मल क्या है, कोई इसमें इर्रेशनल कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रेशनल बात है। लेकिन अगर इसको भी विरोध कर रहे हैं तो इसके अंदर से अंदर उनके मन में क्या है हमें नहीं समझ में आता। हमारे पार्टी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि मेयर का चुनाव कराओ, या तो ये हंगामा हो रहा होता कि भाई हम चुनाव नहीं होने देंगे, वो कह रहे हैं हम हमारा चुनाव कराओ। आपने उनका नारा सुना जो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स क्या अवॉइड कर, अगर कुछ और बोल रहे होते तो मैं शायद खड़े होकर उन्हें डांटता। वो कह रहे हैं मेयर का चुनाव कराओ, इस दिन अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि भाई आज की मीटिंग में मेयर इत्यादि सब चुने जाने चाहिए, उस दिन हो जाएगा ये। हालांकि आज बीजेपी ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मेयर के चुनाव में हार का डर है, इसलिए केजरीवाल की पार्टी बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। 9 पार्षदों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। आज एमसीडी की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी ने अपने 9 पार्षदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन पार्षदों ने बताया कि उनके पास आम आदमी पार्टी के किस नेता का फोन आया, किस नेता ने उनसे मुलाकात की, किस नेता से उनकी बात कराई और उन्हें मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने के बदले कितने पैसे मिलेंगे, कौन सा पद मिलेगा, किस चीज का लालच दिया गया, ये सब बताया। मेरे को दुर्गेश पाठक जी का कॉल आया था जिसमें उन्होंने मेरे को कहा कि आप हमारी वोटिंग में हेल्प कर दीजिए, खासतौर से स्टैंडिंग कमेटी में, और पैसे का प्रलोभन दिया मेरे को और मनचाहा पद बताया गया। कह रहे आप हमारी मदद कर दो, अगली बारी जो मनचाहा पद चाहिए होगा आपको हम दे देंगे। डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के नेता जो इस समय पार्षद का चुनाव लड़े, उन्होंने मुझे आमने सामने क्लियर ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए, आपको हम मेयर पद के लिए जो है नॉमिनेट करेंगे। शैलेंद्र पांडे जी जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग किया और उन्होंने कहा कि क्या विचार है किस चीज का, तो हमारे पक्ष में वोट करने का। मैंने कहा देखो जी हम तो भाजपा के हैं, पक्ष में वोट नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे 2 करोड़ का ऑफर दिया। जब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने फिर 4 करोड़ का ऑफर दिया। फिर मैंने कहा देखो हम भाजपा वाले बिकाऊ नहीं है, दोबारा से कॉल मत करना। एमसीडी में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को बहुमत दिया है, इसलिए मेयर आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए। यह बात बीजेपी भी मानती है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के पार्षद चुनाव को अटका रहे हैं। लेकिन यह ज्यादा दिन तो नहीं चल सकता। लगता तो है कि दिल्ली को नया मेयर अप्रैल में मिलेगा, क्योंकि अगर अभी मेयर चुन भी लिया गया तो उसका कार्यकाल 31 मार्च तक ही होगा। अप्रैल में मेयर का इलेक्शन फिर से कराना होगा। इसलिए रणनीति तो यही लग रही है कि इस इलेक्शन को अप्रैल तक टाल दिया जाए। वैसे आज बीजेपी ने केजरीवाल को जैसे को तैसा का सबक सिखाया।
अब तक केजरीवाल आरोप लगाते थे कि बीजेपी उनके पार्षदों को, उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज बीजेपी ने उन पार्षदों को पेश कर दिया जिन्हें आम आदमी पार्टी ने खरीदने की कोशिश की थी। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पुरानी बातों को भूलकर हर मसले पर एक जैसी जुबान बोलते दिखाई देते हैं। ताजा मसला है सरकारी जमीन को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त कराने का। आजकल जम्मू कश्मीर में बुलडोजर चल रहे हैं। प्रशासन का दावा तो यह है कि अब तक 7 लाख कनाल से ज्यादा जमीन को गैर कानूनी कब्जों से फ्री करा लिया गया है। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें आम और खास के बीच कोई फर्क नहीं है। अब तक कई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और उनके रिश्तेदारों के अलावा बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के गैर कानूनी कब्जों पर बुलडोजर चल चुका है। इसीलिए बुलडोजर से सब परेशान हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने आज मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महबूबा मुफ्ती ने तो कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान और फिलिस्तीन से कर दी। कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा। Now the latest onslaught is our homes, our lives, our livelihood, because अगर कहीं दुकान है उसको तोड़ा जाता है, मकान को तोड़ा जाता है, घर को तोड़ा जाता है और ये कहा जाता है सो कॉल्ड एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है दैट इज़ द एक्सट्रीम। मैंने पहले भी कहा कि शायद अमेरिका जो कि अफगानिस्तान का अपना मुल्क नहीं था, उन्होंने बॉम्बिंग की, एक ही बार उड़ा दिया, मगर हमारे यहाँ तो हर हिसाब से हर किस्म से रोज़ जो है डिस्ट्रक्शन होता है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोज़र नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जो एनक्रोचमेंट में दिखाई गई लैंड सरकार की तरफ से है उसमें बीबी कैंट यानी आर्मी कैंटोनमेंट दिखाया जो कि महाराजा के टाइम में बना था। उसमें राजभवन है। क्या राजभवन को गिराएंगे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? क्या उसको गिराएंगे, उसको डिमोलिश करेंगे? नेहरू गेस्ट हाउस ऑफ कोर्स उसको तो गिराएंगे क्योंकि नेहरू का नाम है। शंकराचार्य विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना टेम्पल, कैन यू इमेजिन? उसको भी गवर्नमेंट एनक्रोच में दिखा रही है कि शंकराचार्य एनक्रोचमेंट लैंड में बना हुआ है। इसी तरह हमारी जियारतें सैयद साहब विच इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, उसको भी दिखा रहे हैं। एनक्रोचमेंट ड्राइव की लपेटे में फारूक अब्दुल्ला का परिवार भी आ गया है। फारूक अब्दुल्ला के एक रिलेटिव के कब्जे से 40 कनाल लैंड खाली कराई गई है। फारूक अब्दुल्ला की बेटी को भी नोटिस दिया गया था लेकिन वो हाईकोर्ट चली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की वाइफ के नाम पर बनी एक बिल्डिंग को भी डिमोलिश कर दिया गया है। डिमोलिशन की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला का गुप्का रोड वाला वो घर भी है। इससे उमर अब्दुल्ला भी परेशान है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को लिस्ट पब्लिक करनी चाहिए। उमर ने कहा कि एनक्रोचमेंट का वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले लोगों को लीगल रेमेडी लेने का ऑप्शन मिलना चाहिए। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पांस नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं? जब खुद हाईकोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं, तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है? क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? अब आखिरकार ये चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं कि हर कोई हाईकोर्ट नहीं पहुंच सकता। प्रोसीजर अडॉप्ट करिए। जिस लिस्ट के बुनियाद पे आप लोगों के घरों पे बुलडोजर भेज रहे हैं उस लिस्ट को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों को एक मौका दे दीजिए कि वो अपने कागज लेके आपके पास गवर्नमेंट में आए। कोई आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कभी बुलडोजर मत चलाओ। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कम से कम वेरिफिकेशन तो करिए। जिस तरह पहले लिस्टों में आपने हमारे नाम डाले, ये जब और आप मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये गवर्नमेंट वाले परेशान हुए जब हमने लीज के कागज उनके सामने लाए, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि हमारे पास कागज नहीं होंगे।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कागज हैं और जिनको वो कागज सामने पेश करने का मौका नहीं मिल रहा है। असल में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती डिमोलिशन की जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्मी के इलाके को, राजभवन को, कई दूसरे ऐसी जगहों को अवैध कब्जा बता रहे हैं, वो लिस्ट सरकारी नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, फैलाई जा रही है। उमर और महबूबा उसी का हवाला दे रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इस बात को साफ कर दिया है कि ये लिस्ट फर्जी है। दूसरी बात, बुलडोजर अकेले महबूबा और उमर की पार्टी के नेताओं के गैर कानूनी कब्जों पर नहीं चला। हुर्रियत के तमाम अवैध कब्जों को गिराया गया। जिन प्रॉपर्टीज को एनक्रोचमेंट से मुक्त कराया गया है, उनमें बीजेपी के नेता और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता की जमीन भी है। डिमोलिशन की इस लिस्ट में बीजेपी के कई नेताओं के नाम है। प्रशासन का दावा है कि जिन सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा है, उनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इनमें से आधी जमीन खाली करवा ली गई है और मुझे लगता है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा हटाए जाए, ये जरूरी है। लेकिन यह बात भी सही है कि सीधे बुलडोजर चलाना ठीक नहीं होगा। लोगों को अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए और जिन जमीनों को कब्जों से मुक्त कराना है, उनकी लिस्ट भी सरकार को जारी कर देनी चाहिए। अब आपको एक अच्छी खबर बता दूं। यह अच्छी खबर आत्मनिर्भर भारत की है। देश में ही डेवलप किए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आज आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप है और आज पहली बार इस कैरियर वॉरशिप पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उतारा गया। नौसेना ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि का। नेवी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आज की सक्सेसफुल लैंडिंग से भारत की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने और डेवलप करने की क्षमता का सफल परीक्षण भी हो गया। आईएनएस विक्रांत को पिछले साल सितंबर में ही नेवी को कमीशन किया गया था और आज इस पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग भी सफलतापूर्वक हुई। और ये वाकई में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।